नमस्कार विद्यार्थियों। संसाधन भूगोल में हमने अब तक जो इसके बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात करी, जिसके अंदर हमने बात करी कि संसाधन क्या है, संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका विशेष क्षेत्र क्या है और उसका महत्व क्या है। इसके बाद हमने बात करी कि संसाधनों का प्रकृति से संबंध क्या है, मानव से संबंध क्या है, और फिर उसके हमने आगे पढ़ा कि संसाधनों को हमने वर्गीकृत किया, उनका जो है वर्गीकरण किया। तो ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे संसाधन भूगोल के, ये हमने पढ़े। तो जब हम जान चुके हैं कि संसाधन क्या है, तो संसाधन को जानने के बाद में हम इसके संसाधन भूगोल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संसाधन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि प्रकृति से जो हमें प्रदान होती है सारी जो वस्तुएं, वो क्या है, वो संसाधन है। तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे वनों की, यानी कि फॉरेस्ट की। जो वन संसाधन है हमें प्रकृति से ही प्राप्त है संसाधन, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे जो संसाधन के कंसेप्ट आएंगे, अभी उसके अंतर्गत हम वनों की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे, मत्स्य उत्पादन की बात करेंगे, आपके जो खनिज लवण हैं उनकी बात करेंगे, आपके जो ऊर्जा संसाधन है या मानव संसाधन है, आपकी फसलें हैं, क्रॉप्स है, इन सभी जो एलिमेंट्स है, धीरे धीरे तत्वों की सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन संसाधन। देखिए, प्रकृति पर जो है सभी वस्तुएं नेचुरल रूप से है, उसमें वन भी एक प्रकृति प्रदत्त संसाधन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वन प्रकृति पर जो है प्राकृतिक रूप से मिट्टी के अंदर उगते हैं, और ये सूर्य से जो है ऊष्मा प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक रूप से प्रथम उत्पादक के रूप में बढ़ते हैं। इन्हीं उत्पादकों का मनुष्य उपभोग के रूप में काम में लेता है, जिससे कि वो ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वन संसाधनों के बारे में बढ़ते हैं। ये जो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ वन संसाधनों की। देखिए, सबसे पहले जो हम प्राकृतिक वनस्पति या वन है क्या, कि जो भौतिक दशाएं हमारे आसपास है, हम भौतिक दशाओं की बात करते हैं। जो भौतिक दशाएं पर्यावरण में विकसित हुई है, इन भौतिक दशाओं में जो पादप समुदाय पनपता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कहने का मतलब भौतिक दशाएं कौन सी, जैसे जल हुआ, मिट्टी हुई, हवा हुई, या फिर हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश हुआ, ये है भौतिक दशाएं। इन भौतिक दशाओं में कोई भी पादप या वनस्पति, जिसको हम जो बायोलॉजी के अंदर हम एक टर्म आती है जिसके अंदर जूलॉजी में जंतु विज्ञान आता है और बॉटनी में पादप समुदाय आता है। तो बॉटनी वाला जो पार्ट है इन पादप समुदाय, वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। इसमें जो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, झाड़ियाँ आती है, घास फूस वगैरह, सारी वनस्पति इसके अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे और जो ये झाड़ियाँ घास वगैरह जो है, ये क्या है, एक जाति के रूप में है। ठीक है, जाति के रूप में का मतलब हुआ कि कोई भी जो पेड़ है उसकी बहुत सारी जो है उपशाखाएं होती हैं। ठीक है, उन उपशाखाओं को सबको मिलाकर हम जो है उसे कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ड आता है, उन वनस्पतियों को फ्लोरा कहा जाता है, यानी कि जाति कहा जाता है। जैसे मनुष्य ने अपने धर्म के अनुसार विभिन्न जातियों का निर्माण किया, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उस पेड़ पौधे वनस्पति के अंदर विभिन्न पादप वर्ग के समुदाय के अनुसार उनकी जाति पनपती है, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। और जो वृक्ष और झाड़ियां जहाँ पर एक बड़े लेवल पर उगते हैं, उसे हम जो कहते हैं एक वन वाला क्षेत्र, यानी कि वनीय क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्राकृतिक वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप की, कि जो प्राकृतिक वनस्पति है हमें धरातल पर किस किस रूप में मिलती है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं जिसको हम वेजिटेशन कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति हमें विभिन्न रूप में मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसका एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्वरूप है। जैसे कई पेड़ बहुत बड़े होते हैं, कई पेड़ बहुत छोटे होते हैं, कई शाखाओं के रूप में होते हैं, कई बेल के रूप में होते हैं, कई झाड़ी के रूप में होते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति का ही क्या है, स्वरूप है। तो इस स्वरूप में हम बात करते हैं सबसे पहले आता है वृक्ष, यानी कि पेड़, जिसकी हम बात करते हैं। तो इसकी जो इन वनस्पतियों की जो विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं इनमें होती है। तो वृक्ष की बात करते हैं, तो वृक्ष के अंदर यह काष्ठ युक्त यानी कि लकड़ी युक्त तथा दीर्घ आयु वाले पौधे होते हैं। वृक्ष की बात करें तो उसमें तना होता है, लकड़ी होती है, शाखाएं पत्तियां सब होती है, तो वो लकड़ी युक्त यानी कि उनके अंदर लकड़ी होती है, और ये दीर्घ आयु वाले होते हैं। इनकी आयु क्या होती है, लंबी होती है। ऊपरी भाग में जो है शाखाएं फैली होती है और पत्तियों युक्त ये एक कैनोपी यानी कि वितान, जैसे छतरी नुमा नहीं कहते हम, उस तरीके से कैनोपी बना लेते हैं।
ठीक है, ये तो हमारे वृक्ष। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा झाड़ी, श्रब इसको बोलते हैं। तो झाड़ी जो है ये भी काष्ठ युक्त होती है, लंबी आयु का पौधा होती है, लेकिन इसमें जो है तना जो है वो भूमि के पास ही रहता है। झाड़ी की बात करें तो इसका जो तना है वो जमीन के पास ही रहता है, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल धरातल के समीप ही उगती है। इसका तना इतना मजबूत भी नहीं होता है ताकि वो ऊपर बढ़ सके, इस वजह से धरातल के नजदीक ही उगती है। तथा पत्तियों की जो इसकी वो सघनता धरातल के आसपास ही होती है, तो उसकी वजह से ये सघन नजर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं महालताएं या कठलताएं, इनको लाइन्स बोलते हैं, लाइनास। तो अब हम उसमें बात करते हैं कि ये क्या होती है। महालताएं जो कठलताएं होती है ये किसी वृक्ष के सहारे से पनपती है। स्वतंत्र रूप से ये नहीं पनप पाती है क्योंकि इनका जो तना है वो कमजोर होता है, और जो होता काष्ठयुक्त है लेकिन कहने का मतलब बहुत कोमल होता है। तो कोमल होने की वजह से वो स्वयं ऊपर नहीं बढ़ पाता है, लचीला होता है, लटक जाता है। तो इनको क्या है कि एक वृक्ष की या किसी झाड़ी की या किसी सहारे की जरूरत होती है जिसके सहारे से ये ऊपर बढ़ती है। जिसके सहारे से ये बढ़ती है तो उन्हें महालताएं या कटलताएं कहा जाता है। अब इनकी एक खास बात है कि ये जो महालताएं या कटलताएं के विश्वतरेखीय सदाबहार वनों में ही सर्वाधिक पाई जाती है। महालताएं और कठलताओं की हमने बात करी कि महालताएं और कठलताएं जो है एक विश्व तरीके से सदाबहार वनों में पाई जाती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है, वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, तो वहाँ पर ये लताएं काफी अधिक मात्रा में विकसित होती है और बड़े बड़े वृक्षों के सहारे से ये ऊपर की ओर बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं लताओं की, क्लाइंबर्स की, कि लताएं भी जो है महालताओं की तरह होती है जो कि पेड़ों के सहारे से, दूसरे पेड़ पौधों के सहारे से विकसित होती है, और इनको स्वतंत्र रूप से धरातल पर विकसित होने में दिक्कत आती है। ये भी कहाँ मिलती है, विश्व तरीके सदाबहार वनों में ही सर्वाधिक मात्रा में मिलती है क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तृण यानी कि हर्ब। जो हम हर्बल प्रोडक्ट्स है, ज्यादातर जो छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं, तो ये भी क्या है कि धरातल के आसपास ही मिलते हैं और ये काष्ठ विहीन होते हैं। यानी मतलब कोई भी जो हर्ब है, हर्बल है तृण, वो भूमि में उगता है तो वो किस रूप में रहता है, कोमल पत्तियों के रूप में रहता है, फिर धीरे धीरे उसको सुखा के उसको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और ये एक वर्ष के पादप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रास, जो कि घास की। तो घास जो है वो भी तृण के समान होती है, कहने में इसमें भी पत्तियां ही होती है, लेकिन इनमें अंतर इतना होता है कि पत्तियों का अंतर होता है। जो तृण की जो पत्तियां हैं वो काफी बड़ी होती है, जबकि जो घास की पत्तियां पतली व छोटी होती है। और हम बात करें इसकी घास की जो ऊंचाई है वो भी कम होती है, जबकि तृण की ऊंचाई अधिक होती है। फिर आता है इसमें लास्ट में जो वनस्पति के अंदर वो स्वरूप के अंदर वो है लाइकेन। आपने नाम सुना होगा कवक या फफूंदी, क्योंकि ज्यादातर हमारे जहाँ पर नमी होती है वहां पर वो कवक और फफूंदी आ जाती है, तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। ये काष्ठ विहीन होते हैं, शैवाल एवं कवक होते हैं, जो कहीं भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि पनप जाते हैं, और इनकी पत्तियां नहीं होती है। ये हमने बेसिक बात करी कि कौन वनस्पति के स्वरूप की बात करी, कौन सी वनस्पति किस स्वरूप में होती है। ठीक है, ये हम जो वन संसाधन पूरा पढ़ेंगे आगे चैप्टर की, इसकी जो दशाएं आएगी, कौन से क्षेत्र में कौन से वन या वनस्पति मिलती है, तो उसमें ये बहुत काम आने वाली है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब है कि जो वेजिटेशन जो नेचर में जो प्राकृतिक रूप से उगी हुई है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी किन कारकों से ये प्रभावित होती है। प्रभावित का मतलब कि जो इसके बढ़ने में सहायक है या जो इसको घटाने में सहायक है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला था उच्चावच रिलीफ। यहाँ पर शब्द समझना जरूरी है कि उच्चावच, उच्चावच शब्द का मतलब है कि धरातल का ऊंचा नीचा होना।
कहीं पे धरातल ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो वो ऊंचाई नीचाई वाला जो धरातल जो इसको हम बोलते हैं उसे कहते हैं उच्चावच यानी कि रिलीफ। तो इसमें जो इसकी विशेषता है वो ये है कि समतल जो धरातल है, जमीन है, वहां पर पेड़ पौधे व जीव जंतु कम मात्रा में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानव एक संसाधन है जो मानव संसाधन इनका उपयोग करता है, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का। तो समतल भाग में वो इन पेड़ पौधे व जीव जंतुओं को नहीं रहने देता है, क्योंकि वो अपने निवास स्थान बनाता है इन समतल भागों में और वहां अपना संस्कृति यानी कल्चर डेवलप करता है। जबकि उबड़ खाबड़ जो जमीन है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जीव जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर मानव का प्रभाव कम होता है। ठीक है, यानी कि मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये तो हमने बात करी उच्चावच की। उसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अक्षांशों में जाते जाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों की तरफ, तो वर्षा की कमी होती जाएगी। तो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वनस्पति अधिक पनपती है। जबकि हम भूमध्य रेखा से अक्षांशों की उत्तरी अक्षांशों की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो वहां पर धीरे धीरे वनस्पति की कमी आती जाएगी वर्षा और सूर्य के ताप की कमी के कारण। फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो है तापमान। देखिए, किस वनस्पति, पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति में हमें नेचुरल चीजें हैं, जिसमें मानव समुदाय भी आता है, जिसमें जंतु समुदाय भी आता है, वनस्पति भी आती है, जितनी भी जीवीय जगत है, उनका जो है बढ़ना या विकसित होना, विकास करना, ये डिपेंड करता है तापमान पर। कि जैसे हम बात करें कि घनी आबादी क्षेत्र विश्व के आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, उन ट्रॉपिकल रीजन्स में, उन रीजन्स में ही ज़्यादातर घनी आबादी बसी हुई है। जैसे हम बात करें चाइना की, जैसे हम बात करें भारत की, जैसे हम बात करें ब्राज़ील की, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत घने बसे हुए हैं। उसका रीज़न ये कि यहाँ की वनस्पति, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसकी वजह से जहाँ पर तापमान मिलेगा या फिर जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी, तो या जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी, उन स्थानों पर क्या करेगी, वहाँ पर संसाधन या जो हम कहते हैं कि वनस्पति अधिक मात्रा में मिलेगी। तो जिन स्थानों पर तापमान और जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पर वन सघन व ऊंचाई वाले होते हैं। जबकि जो ज़्यादा ऊंचाई पर, अगर ये देखिए हम यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई की बात भी करेंगे कि अगर मान लीजिए समतल भाग है और जो ज़्यादा ऊंचे नहीं है, उन भागों में वनस्पति अच्छी मात्रा में पाई जाएगी। लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाले भाग हैं जिनकी हम बात करें, जो हमारे पर्वत श्रृंखला हैं, उनके अंदर फिर ये वनस्पति धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर, तापमान कम प्राप्त होता है और वहाँ पर जो हम वर्षा की बात करें वो भी कम होती है, तो उसकी वजह से वो वनस्पति घटती जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। तापमान और सूर्य के प्रकाश में एक डिफरेंस है दोनों में, कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तो हमें सूर्य से जो मिलने वाली रोशनी है उसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश लगातार मिलने की वजह से कोई वस्तु गर्म होती है, या वो प्रदेश गर्म होता है, या फिर वो रीजन जो है, जोन है, वो गर्म हो जाता है प्रदेश, तो उसको हम कहते हैं तापमान। तापमान वहां की ऊष्मा को कहा जाता है, जबकि सूर्य से मिलने वाली जो किरणें हैं उसको सूर्य का प्रकाश कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश भी इस पर सीधा इफेक्ट डालता है कि जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी एवं अधिक समय तक पड़ती है, उस स्थान पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। जैसे हम विश्व के वनों की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में पेड़ों की काफी ऊंचाई है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं जो सीधी पड़ती है, तापमान अधिक प्राप्त होता है। जिन क्षेत्र, पृथ्वी पर सूर्य एकमात्र स्रोत है जो ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है सभी जीवों को। ठीक है, तो जब सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा प्रदान हो रही है, तो जितनी हमें ऊर्जा मिलेगी, जैसे वनस्पति की बात करते हैं, तो वो वनस्पति उतनी फलती फूलती है। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां पर वनस्पति छोटी रह जाती है साइज में, क्योंकि उसको उतनी ऊष्मा नहीं मिल पाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा की, प्रेसिपिटेशन की, कि जिन क्षेत्रों में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है वहां पर वनस्पति जो है अधिक मात्रा में, तथा जहां वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर वनस्पति कम पाई जाती है। सीधा सीधा इफेक्ट है इसका कि वर्षा अधिक मात्रा में है तो वनस्पति को पोषण मिलता रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी, पानी मिलता रहेगा तो वो अच्छे तरीके से फलेगी फूलेगी। लेकिन जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है वहां पर वनस्पति नहीं बढ़ पाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है पवन, विंड की। जो पवन कैसे प्रभावित करती है, जिन जैसे हम बात करें कि जिन प्रदेशों में चक्रवात आते हैं और हवाएं तेज चलती है, उन क्षेत्रों में वो पेड़ों को नष्ट कर देती है, तोड़ देती है।
ठीक है। तो पवन का ये प्रभाव पड़ता है कि जहाँ तेज गति से पवन चलती है वो वनस्पति को नष्ट करती है, जैसे घास है उसको उखाड़ देती है इस तरीके से। और जहाँ पर हवाएं कम चलती है या मंद गति से चलती है उस क्षेत्र में वनस्पति अच्छी मात्रा में फलती फूलती है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है इसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखिए प्रकृति में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये ह्यूमिडिटी। हम बात करते हैं कि हम वायुमंडल की फर्स्ट ईयर में बात कर रहे थे, तो वायुमंडल के अंदर जो हम आर्द्रता की बात करते हैं, जो नमी की बात करते हैं, जलवाष्प की बात करते हैं, वो लगभग 3 से 4% है। ठीक है। तो 3 से 4% तो वायुमंडल के अंदर है ये जलवाष्प जो आर्द्रता इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम वनस्पति के बारे में बात करें कि अगर 70% जो आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, 70% का मतलब कि जैसे जो वायुमंडल में 4% है उसको हम 100 मान के चलते हैं, तो उसका 70% जो है ह्यूमिडिटी वो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। तो अगर 70% जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता पेड़ पौधों को मिलती रहती है तो वो अच्छे फलते फूलते हैं। लेकिन यदि अगर आर्द्रता पेड़ों को प्रॉपर रूप से नहीं मिलती, नमी जिसकी बात करते हैं, ह्यूमिडिटी वायुमंडल से नहीं मिल पाती है, तो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो उस आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और पानी की पूर्ति करते हैं। पेड़ की जड़ों से भी पानी की पूर्ति होती है लेकिन उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए पेड़ उन पत्तियों के रंध्रों से आर्द्रता ग्रहण कर कर उस पानी की पूर्ति करते हैं। तो ये आर्द्रता इस तरीके से वनस्पति के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मृदा। देखिए बहुत जरूरी चीज है कि हम मृदा की बात करते हैं। मृदा जो है, एक होती है मिट्टी, एक होती है मृदा। जो मृदा हम बोलते हैं विभिन्न मिट्टियों के लेयर्स की बात करते हैं, संस्तरों की बात करते हैं। जो ऊपरी भूपर्वतीय पृथ्वी, इसके अंदर मृदा के संस्तर या जो लेयर्स है वो पाई जाती है, जो कुछ क्षेत्र में उपजाऊ होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में अनुपजाऊ होती है। इसमें दो तीन चीजों का अहम रोल है कि अगर सूर्य की प्राप्ति मृदा को समय समय पर होती रहती है तो उसे उसमें मिलती रहती है। अगर मान लीजिए कोई मृदा युक्त जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है या किसी पानी के क्षेत्र से ढका हुआ है तो वहां पर वो मृदा अनउपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसके मिनरल्स जो उसके अंदर खनिज तत्व मिले हुए हैं मृदा के अंदर उनको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। तो उपजाऊ युक्त जो मृदा है वहां पर वनस्पति अच्छी फलती फूलती है। हम बात करें जो विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और उस वर्षा की वजह से खूब सारी वनस्पति पैदा होती है। और जब वो वनस्पति धीरे धीरे उसकी अवधि पूरी जाती है तो सड़ गलकर एक ह्यूमस उत्पन्न करती है, जिससे वो मृदा और अधिक उपजाऊ होती है। तो मृदा का उपजाऊ वन जो है वो निर्भर करता है कि वनस्पति कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो जिन क्षेत्रों में उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है वहां वनस्पति अधिक पाई जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि वो क्षेत्र, जैसे कुछ क्षेत्र निश्चित रूप से जहाँ पर अच्छी वनस्पति पाई जाती है उसकी बात करते हैं। जैसे लेटराइट जो मृदा है, मिट्टी है, पहले तो हम समझें कि लेटराइट मृदा है क्या। देखिए लेटराइट जो मृदा है उसको जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा होने के फलस्वरूप मिट्टी के अंदर जो है कठोर बना जाता है, लाल कलर की हो जाती है, उसके आयरन वाले युक्त जो तत्व है वो ऊपर आ जाते हैं और वो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, उसे कहा जाता है लेटराइट मृदा। लेकिन इस मिट्टी में नमी अत्यधिक होती है, इस वजह से यहाँ पर सदाबहार वन अत्यधिक होते हैं। अब हम बात करते हैं जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। भारत में ऐसे 5 हॉट स्पॉट क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। मैं उन 5 क्षेत्र की का जिक्र करता हूँ। पहला क्षेत्र हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा क्षेत्र है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत प्रदेश, तीसरा हम बात करते हैं जो छोटा नागपुर का पठार है, चौथा हम बात करते हैं जो असम मेघालय में गारो खासी जयंतिया मिथिर की जो पहाड़ियां हैं वो, और फिर उसके बाद पांचवा जो हम क्षेत्र बात करते हैं जो उत्तराखंड का तराई प्रदेश है वो। इन 5 क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में बरसात होती है जिसकी वजह से लेटराइट मृदा पाई जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लाल दोमट मिट्टी की, जो कि जिसके अंदर की मानसूनी वन फलते फूलते हैं। कि ये मिट्टी भी जहाँ मानसून जहाँ पर सक्रिय होता है ये मिट्टी वहां पर उपजती है, यानी कि लेटराइट मिट्टी से थोड़ी सी जो है हल्के कलर की होती है, लाल भूरे कलर की होती है। फिर हम बात करते हैं पौडजोल मिट्टी, जहाँ पर पौनदारी वन उत्पन्न होते हैं। ये जो पौडजोल मिट्टी है ये यूरोपीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। ये ज्यादातर इसमें बर्फ से ढकी रहती है, इसकी वजह से ये उतनी विकसित अवस्था में नहीं होती है। तो यहाँ पर पौनदारी वन मिलते हैं कि मतलब यहाँ की जो पेड़ है वो उनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती है, इसलिए इनको पौनधारी वन कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाले जो वनस्पति है वो लचीली होती है,
जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो लकड़ी है वो कठोर होती है। फिर हम बात करते हैं लाल दोमट मिट्टी की, जो मरुस्थलीय वन है। मरुस्थल के अंदर हमारे जो लाल कलर की भुरभुरी जो मिट्टी है, हम जिसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, वो उसके अंदर मरुस्थलीय वन जैसे खेजड़ी बकुल ये पनपते हैं। फिर हम बात करते हैं लाल दोमट मिट्टी की, जिसमें पतझड़ वन भी होते हैं। जैसे पतझड़ वन वो वन होते हैं जो क्या करते हैं, वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, तो ये भी इसमें लाल दोमट मिट्टी में ही होते हैं। तो मिट्टी का जो है वनस्पति की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में सबसे अहम रोल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है जो इसकी प्रभावित करने वाले कारकों में है वन संसाधनों को, तो वो है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। देखिए, जो भूमि के ऊपर जो जल है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन भूमि के अंतर्गत जो अंदर जो जल आता है, वो जल का अहम रोल होता है वनस्पति के विकास में। अगर मान लीजिए कि जो भूमि है उसके भूमि के अंदर पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो उसकी पूर्ति वनस्पति नहीं कर पाती है और वो नष्ट हो जाती है। तो जिन स्थानों पर भूमिगत जल की जो गहराई है कम होती है, वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहां पर भूमिगत जल गहराई में पाया जाता है वहां पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो काफी नीचे है, ग्राउंड वाटर जो जिसकी बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की, वो काफी नीचे है, तो वहां पर वनस्पति नहीं पनप पाती, क्योंकि उसकी जड़ें ज्यादा लंबी नहीं होती वनस्पति की, और वो पानी को ऊपर नहीं खींच पाती, जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि जहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर होता है, वनस्पति उस पानी को ग्रहण करती है और अपनी ग्रोथ में उसे काम में लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि एल्टीट्यूड। समुद्र तल से ऊंचाई की बात, जब भी हम किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई लिखी हुई रहती है। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब है कि जो समुद्र का ऊपरी तल है वहां से उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्री तल से जो हम एक मॉडरेट जो है, एक औसत अगर ऊंचाई है, तो वहां पर वनस्पति अच्छी फलती फूलती है। ज्यादा ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो वहां भी वनस्पति कम मात्रा में फलती फूलती है। जबकि जो समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ मैदानों से बने हैं, वहां पर वनस्पति अच्छी मात्रा में फलती फूलती है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वहाँ टेम्परेचर में, जैसे हम पहाड़ों की बात करते हैं, तो टेम्परेचर की कमी होती जाती है। तो जिसके कारण क्या है, जैव विविधता में कमी आती है। एक शब्द है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों में विभिन्नता, यानी कि एक ही अलग अलग प्रजाति के जीव एक जगह पाए जाते हैं, तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके, यह मानवीय बसाव। देखिए, मानवीय जो बसाव है, ह्यूमन सेटलमेंट, वो भी जो है वनस्पति की ग्रोथ में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कि जहां जहां मानव ने अपने बसाव या अपनी बस्तियां बसाई है, वहां पर जो है वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि मानव उस वनस्पति का उपयोग अपने विकास के लिए करता है। जैसे मैं बात करूं कि जो मनुष्य ने अपना कल्चर, जो संस्कृति डेवलप किया है, उस संस्कृति के लिए उसने क्या किया है, उसने वनस्पति का उपयोग किया है, उस वनस्पति को उसे नष्ट किया है और अपने मानवीय बसाव को बढ़ाया है। जैसे हम समतल मैदानों की बात करें, भारत में जो यूपी के समतल मैदान है गंगा के आसपास के, उन सारे मैदानों में वनों का अभाव है, क्योंकि वहां पर मानवीय बस्तियों का जो है बसा हुआ है। तो इन मानवीय बस्तियों के बसाव की वजह से वहां पर वनस्पति विकसित नहीं हो पाई है। और जहाँ पर मनुष्य का जो दखलंदाजी नहीं होती है वनस्पति के उसके क्षेत्र में, तो वहां पर वनस्पति अच्छी फलती फूलती है। तो ये तो हमने बात करी कि वनस्पति का स्वरूप क्या था, प्राकृतिक वनस्पति क्या थी, वन संसाधन क्या थे, वो किस किस रूप में मिलती है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब चीजों की हमने बात करी। तो आज के जो हम क्लास में हम इतनी बात करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट बात करेंगे वो अगले लेक्चर में।